अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नासिर सज्जाद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जिस तरह के पिछली वीडियोस के अंदर हमने पाकिस्तान नेवी, आर्म फोर्सेस, एयर फोर्स एंड आर्मी से रिलेटेड जो है डिफरेंट वीडियोस लेके आए हैं, जिसमें हमने रैंक्स और उसका सिलेक्शन प्रोसीजर, ड्यूटीज़ और अदर फैसिलिटीज़ के बारे में बताया था। तो इसी तरीके से हमने आज एक नया टॉपिक जो है वो आपके लिए चूज़ किया, जो कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के आईएसएसबी और उसका सिलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड जो है वो है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने सारे लिंक्स जो है वो दे दिए हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करके भी अगर पाकिस्तान आर्म फोर्सेस से रिलेटेड जो है वो सिलेक्शन या उसकी तैयारी के लिए बुक्स, नोट्स या पास पेपर्स या डिटेल्स चाहिए, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करके हमसे ले सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो के अहम एजेंडा की तरफ। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का आईएसएसबी का सिलेक्शन प्रोसीजर और डिटेल इंफॉर्मेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आईएसएसबी का मतलब है इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एक जो है सिलेक्शन प्रोसेस है या एक बोर्ड है जो कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में आने वाले उम्मीदवारान की सिलेक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है और उनकी रिक्रूटमेंट्स जो है वो करता है। ठीक है, तो ये एक बोर्ड है। इसको बेसिकली इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कहा जाता है। इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड तक पहुंचने के लिए किन किन टूल्स एंड टेक्निक्स को अपने इख्तियार करना होता है, कौन कौन से आपने टेस्ट देने होते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, मेडिकल की किस तरीके से सिलेक्शन आपको मेरिट लिस्ट बनती हैं, आपने कौन कौन से स्टेजेस को पार करते हुए आईएसएसबी तक जाना होता है, और आईएसएसबी में कौन कौन से फर्दर प्रोसेस हैं जिनको आपने अबूर करके जो है वो आपने फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुंचते हुए अपने आप को सक्सेसफुल बनाना होता है। एक एक चीज को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में हर प्रोसेस के ऊपर भी अलग-अलग से वीडियोस बनाएंगे, ताकि आपको फुली जो है वो इंफॉर्मेशन मिल सके। तो यहाँ पे पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के जो है पाकिस्तान आर्मी के जो साबका आर्मी चीफ्स रहे हैं और मौजूदा, उनकी यहाँ पे मैंने पिक्चर्स लगा दी हैं। और यहाँ पे इस टाइम पाकिस्तान आर्मी के सैयद आसिम मुनीर शाह जो हैं वो आर्मी चीफ हैं, और पीएफ के जहीर अहमद बाबर जो हैं वो आर्मी चीफ जो है वो पीएफ के चीफ हैं। और इसी तरीके से पाकिस्तान नेवी के जो है मोहम्मद अमजद खान नियाजी जो है वो चीफ हैं। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स शो कराई हैं जिसमें पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के लोग परेड करते हुए नजर आ रहे हैं और डिफरेंट जो है वो स्टेप्स जो है वो दोहरा रहे हैं। यहाँ पे फीमेल्स भी आर्म फोर्सेस की नजर आ रही हैं और पीएफ की और आर नेवी की भी जो है वो नजर आ रही हैं। जाते हैं इसका मेन जो है वो टाइटल की तरफ, जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले आपने जब भी पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में अप्लाई करना है तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना है कि क्या आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं या नहीं। सबसे पहले एज लिमिट की बात करें तो स्पेसिफिकली जो इसके लिए एज इन कोर्सेज की रिक्वायर होती है वो रिक्वायर होती है 17 से 22 साल तक जो है वो होती है अंडर ग्रेजुएट इंटरेस्ट के लिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम इसमें इंटरमीडिएट में एफए, एफएससी, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, ये सारी फील्डें आ जाती हैं। यानी 12 साल एजुकेशन रिक्वायर होती है और इससे फर्दर आगे डिफरेंट ग्रेजुएशंस, एमए, एमएससी के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। नेशनलिटी की बात करें तो इसमें जो है पाकिस्तानी सिटीजन आपका होना जरूरी है। अगर आपकी ड्यूअल नेशनलिटी है तो आप एलिजिबल इसमें नहीं होंगे। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो आप अनमैरिड होना चाहिए, गैर शादीशुदा होना चाहिए फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स। जो कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स होते हैं उनके लिए आपका गैर शादीशुदा होना जरूरी है। अगर आप शादीशुदा होंगे तो आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकेंगे। आगे हम नेक्स्ट सेकंड स्टेप है रजिस्ट्रेशन एंड इनिशियल टेस्ट। सबसे पहले जब एडवर्टाइजमेंट आता है पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का तो सबसे पहले क्या करना होता है, कैंडिडेट्स अपने आप को रजिस्टर करते हैं ऑनलाइन थ्रू रिस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट सेंटर। आपका जो भी सेंटर होता है उसमें जाके या ऑनलाइन आपने जो भी अपना सेंटर रखना होता है आपने उसमें करना होता है। तो सबसे पहले ऑनलाइन अपने रजिस्ट्रेशन करनी होती है, उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव करना होता है। तो ये पहला प्रोसेस है। उसके बाद आपके इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जिसमें आपका होता है रिटन टेस्ट, जिसमें आपका एकेडमिक नॉलेज होता है। यानी आपने पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के अंदर अगर इंटरमीडिएट लेवल पे अप्लाई किया तो एकेडमिक नॉलेज के अंदर आपके केमिस्ट्री, आपका फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश और ये चीज़ें जो है उसमें आती हैं आपकी मैट्रिक और एफएससी में से। उसके बाद जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आ सकते हैं,
और इंटेलिजेंस बेस्ड जो है वो क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल। इसकी डिटेल 1 बाय 1 हम आगे जाके आपको बताएंगे। उसके बाद फिजिकल टेस्ट होते हैं, जिसमें पुशअप, सिटअप, चिनअप या रनिंग वगैरह आपसे करवाई जाती है। ये पाकिस्तान आर्मी के अंदर ये बहुत मैंडेटरी है, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर कुछ कोर्सेज के अंदर जो है ये रिक्वायर नहीं होती। ये पुशअप, सिटअप, चिनअप और रनिंग वगैरह नहीं करवाई जाती। उसके बाद ये आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसे इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन कहते हैं। आपका सबसे पहले रिटन टेस्ट क्लियर हुआ, उसे दिन आपको बता दिया जाएगा आपका मेडिकल टेस्ट जो है वो कब होना है। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट होने के बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं ISSB, जो कि आज के हमारी इस वीडियो का मेन एजेंडा है। Call for ISSB. Candidates who pass the initial screening are shortlisted and issue a call letter to report one of the ISSB center located in. सबसे पहले क्या होता है कि जब आपके इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट क्लियर हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको विद इन 1 मंथ के अंदर कॉल आती है ISSB सेंटर से कि आप ISSB के इनिशियल स्क्रीनिंग और मेडिकल टेस्ट में क्लियर हो गए हैं, शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं फॉर ISSB। तो आप अपने सेंटर में आके यहाँ से ISSB फॉर्म ले लें। उसके बाद आप वहाँ पे उस सेंटर में जाते हैं, आपने जो भी रखा होता है। वैसी लाहौर, रावलपिंडी, यहाँ पे भी जो है वो सिटीज़ के अंदर जो है वो ISSB सेंटर जो है वो कॉल लेटर्स वहाँ से मिल जाते हैं। तो आपको जिस सेंटर पे भी बुलाएंगे तो वहाँ से आपने जाके ISSB अपना लेटर जो है वहाँ से रिसीव करना है। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूँ, जो पहले नहीं थी, अब उन्होंने ऐड कर दी है। जब आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसके बाद मेडिकल होता है, उसके बाद एक शॉर्ट इंटरव्यू भी बाज़ औक़ात ले लिया जाता है। इसमें जस्ट आपका इंट्रोडक्शन पूछते हैं, आपके बारे में पूछते हैं और आपने अपने बारे में बताना होता है। एक ये 5 मिनट्स का एक शॉर्ट इंटरव्यू होता है। तो ये भी इसके अंदर एक एडिशन हो गई है। अच्छा, खैर, आपको ISSB के लिए कॉल आएगी, आपने वहाँ जाना है सेंटर में, वहाँ से अपने ISSB कॉल लेटर वहाँ से रिसीव करना है। वो कुछ इस फॉर्म का ISSB कॉल लेटर होता है। ठीक है, वो ISSB जो लेटर आपको मिलेगा, वो आपने सारा, आपको कुछ दिन दिए जाएंगे, वो आपने सारा फिलअप करना है। फिलअप करके करके 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपने उसी सेंटर के अंदर वापस जमा करवाना होता है। जब आप जमा करवा देते हैं तो उसके बाद, ये मैं आपको इससे पहले का प्रोसेस बता रहा हूं, जब आपको ISSB फॉर्म मिला, आपने फिल किया, फिल करके आपने उस जगह सबमिट करवा दिया जहां पे आपने टेस्ट दिया था। सबमिट करवाने के बाद आपको 1 मंथ के अंदर अंदर आपको कॉल आती है कि आप अपना ISSB कॉल लेटर आके ले लें। तो आपको ISSB कॉल लेटर जो है वो जो मिलता है वो इस तरह का होता है। ये उसका जो इनिशियल फॉर्मेट मैंने थोड़ा सा लगाया है, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में इंतखाब, राय कमीशन, तो ये कोई 5, 6, 7 पेजेस का होता है। तो ये आपको इस तरह का कॉल लेटर मिल जाता है, उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस और बाकी डिटेल सारी लिखी होती है। अब हम जाते हैं कि आपको कॉल लेटर आ गया। आप कॉल लेटर के मुताबिक जिस दिन आपका ISSB बेसिकली 4 डेज का होता है, तो 4 डेज का ISSB आपका कोहाट में हो सकता है, आपका वो गुजरावाला में हो सकता है, मलीर या कोयटा। इन 4 में से कोई एक सेंटर रखा जाता है आर्मी की तरफ से, नेवी, एयरफोर्स की तरफ से। लेकिन वो देखते हैं जो आपका नजदीक तरीन जो सेंटर है वही आपको दिया जाए। तो सबसे पहले वहां आप जब जाते हैं तो उससे कहा जाता है ISSB सिलेक्शन प्रोसीजर डे 1, जिसे कहा जाता है रिपोर्टिंग डे। पहले दिन आप गए तो सबसे पहले आप ISSB सेंटर पहुंचे। वहां पे सबसे पहले आपकी सबमिशन होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स सारे जो है वेरीफाई किए जाएंगे। आपको ISSB का लेटर के अंदर जो जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं, जितनी कॉपीज बताई हुई हैं, इतनी कॉपीज करके आनी, वो सारे अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करके जाना है। अगर एक भी चीज कम होगी तो आपकी वहां पे सबमिशन नहीं होगी, आपको फिर तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। ISSB सेंटर पहुंचे, वहां पे आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं, वेरीफाई होते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। एक ओरिएंटेशन ब्रीफिंग होती है जिसमें आपको बताया जाता है यहाँ पे ISSB सेंटर में क्या क्या होना है, आपने किस तरीके से रहना है, कौन से आपने डिसिप्लिन को किस तरीके से मेंटेन रखना है। तो वो ओरिएंटेशन ब्रीफिंग होती है आधे घंटे की। उसके बाद आपको उस दिन चेस्ट नंबर अलॉट कर दिया जाता है, जो आपने अपनी चेस्ट पे लगाना होता है। हो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, एक टाइटल के साथ होता है। अगर आप पाकिस्तान एयर फोर्सेस में कर रहे हैं तो PEF
BUDD156 इस तरीके से आपका चेस्ट नंबर आपको बता दिया जाता है कि ये आपका चेस्ट नंबर होगा। तो ये डे 1 की वहाँ पे चीज़ें होंगी। अब डे 2 जिसे हम कहा कहते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट। डे 2 में क्या होता है, सबसे पहले आपने एक सेंटर में वहाँ पे हॉल में जाना होता है, वहाँ पे आपके इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं जिसे कहा जाता है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग क्वेश्चंस। ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, उसके लिए एक मखसूस टाइम होता है, वहाँ पे स्क्रीन लगी होती है, स्क्रीन के ऊपर टेस्ट आ रहे होते हैं। आपने वर्बल एंड नॉन वर्बल के लिए तो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है ना, उस पर आप कर रहे होते हैं अपना फिलिंग वगैरह। तो उस ये होता है। उसके बाद पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट होता है जिसके अंदर आपके रिटन एक्सरसाइजेज टू गेज ट्रेट सच एज कॉन्फिडेंस, लीडरशिप एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। उसके अंदर फिर आपका पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट भी होता है, वो भी अपने बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें लिखनी होती हैं, उसमें आपको बाद में डिटेल्स बताएंगे क्या क्या पूछते हैं अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, अपनी खूबियाँ खामियाँ, अपनी स्टोरीज लिखनी होती हैं, आपने यादगार वाकया लिखना होता है, अपनी खामियाँ बतानी होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें पर्सनैलिटी असेसमेंट में आती हैं। तो उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होता है। इसके अंदर ये बेसिकली एक स्क्रीन लगाई जाती है, उसके अंदर आपके पास सामने सेंटेंस आ रहे होते हैं, आपने पूरा करना होता है। आपको पिक्चर स्टोरीज दिखाई जाती हैं, उस पर आपने स्टोरी बनानी होती है। आपको पिक्चर दिखाई जाती है, उस पर कहा जाता है इस पर स्टोरी बनाए। तो मखसूस टाइम होता है, उसी टाइम के अंदर अंदर आपने सारी चीज़ों को फिलअप करके कंप्लीट करना होता है। फिल इन द ब्लैंक्स दिखाई जाती हैं आपने। इसके अलावा आपकी पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए या आपकी एप्रीसेप्शन टेस्ट को चेक करने के लिए स्टोरीज दिखाई जाती हैं। आपको पैराग्राफ एक लाइन दी जाएगी, उसके बाद छोड़ दिया जाएगा, उस पर आपने एक पिक्चर कंप्लीट स्टोरी बनानी होगी। तो इस तरीके से डिफरेंट चीज़ें आपको वहाँ पे वॉल पे दिखाई जाती हैं, उसके मुताबिक आपने कंप्लीट करना होता है। थीमेटिक एप्रीसेप्शन टेस्ट जिसमें स्टोरी राइटिंग होता है बेस्ड ऑन प्रेजेंटेशन पिक्चर्स दिखाई जाती हैं और उससे आपने स्टोरीज बनानी होती हैं। आपने पिक्चर्स को देख के समझना होता है कि इसमें क्या हो रहा है, तो उससे हिसाब से आपने एक पॉजिटिव स्टोरी बनानी होती है और उसके अंदर नेगेटिव कोई चीज़ नहीं दिखानी या लिखनी जिससे ये तासुर जाए कि इंसान इसका जो माइंड जो है वो नेगेटिव चलता है। तो आपने स्टोरी हमेशा पॉजिटिव वे में बनानी होती है। उसके बाद वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है, आपको वर्ड्स आते हैं उर्दू में, उस पर आपने जुमले बनाने होते हैं। इंग्लिश में वर्ड्स आते हैं, उसमें जुमले 10 सेकंड के लिए या 7 सेकंड के लिए एक वर्ड आपकी स्क्रीन पे चलता है, आपने उसको देख के जुमला बनाना होता है, फिर अगला आता जाता है, इस तरह वो चलते जाते हैं और आपने बनाने होते हैं उस मखसूस टाइम के अंदर। इसे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट कहते हैं। इसके ऊपर पूरी डिटेल्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर भी बताएंगे किस तरीके से वो ये परफॉर्म होते हैं। इस तरह एक मैंने यहाँ पे मिसाल दी है, ये स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स बैठे हैं जो कि अपने वर्बल नॉन वर्बल टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट को जो है फिलअप कर रहे हैं। जिस तरह यहाँ पे इस तरीके से स्क्रीन लगी होती है, अब जिस तरह आप सामने वर्ड लिखा हुआ है लव, तो लव पे आपने जुमला बनाना होगा। इसी तरीके से चीज़ें चलती जाएंगी, स्क्रीन पे आपको पिक्चर्स दिखाई जाएंगी, उसको देख के हमने स्टोरीज बनानी होंगी। तो ये इस तरीके से प्रोसेस जो है वो हो रहा होगा। ये करने के बाद तीसरा दिन आता है ग्रुप टेस्टिंग, जिसे डे 3 कहा जाता है। ग्रुप टेस्टिंग के अंदर क्या होता है, सबसे पहले कैंडिडेट्स को आपका चेस्ट नंबर के हिसाब से आपके ग्रुप बना दिए जाते हैं। ठीक है, वो ग्रुप के मतलब हर ग्रुप के अंदर 6 लोग हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 या 7 हो सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर आपकी ग्रुप डिस्कशन करवाई जाती है। अब सब इकट्ठे होकर डिस्कस करते हैं, आपको टॉपिक दिया जाता है तो आपने उसके ऊपर डिस्कस करना होता है। इसी तरीके से आपसे इंडिविजुअल भी डिस्कशन करवाई जाती है, आपको टाइटल दे दिया जाता है कि आप इसके ऊपर जो है वो बोलें, सब ग्रुप के सामने आपने बोलना होता है। ठीक है, आपका जो ग्रुप ऑफिसर है, ग्रुप टास्क ऑफिसर, वो आपके सामने बैठा होता है। आपने ग्रुप डिस्कशन के अंदर भी आपने मिल के डिस्कशन करनी होती है। वो आपका लीडरशिप क्वालिटीज चेक कर रहा होता है और चेक कर रहा होता है आपके दरमियान में आपको ग्रुप आपके अंदर लीडिंग पावर है या नहीं है। उसके बाद ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें आपको एक प्रॉब्लम जो है वो ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर देता है और उसमें हमें सब ने मिल के जो है वो उस प्रॉब्लम का हल निकालना होता है। उसके अंदर वो देख रहा होता है कि हर बंदा कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होते हैं डिफरेंट, जो कि फिजिकल टास्क होते हैं। ये मेल्स के लिए होते हैं, फीमेल्स के लिए कोई इतना इसमें नहीं होता, ये हल्की फुल्की टास्क करवा दिए जाते हैं। तो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के अंदर आप ग्रुप की फॉर्म में जो है वो डिफरेंट फिजिकल टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं। इसी तरीके से कमांड टेस्ट होते हैं। कमांड टेस्ट में
आपको कमांडर बनाया जाता है और आपकी टीम आपके अंडर काम कर रही होती है और आपको टास्क दिया जाता है, तो वो आप कमांडिंग करते हुए अपनी टीम से वो टास्क करवा रहे होते हैं। इसके बाद इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल होते हैं। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल जो है वो एक रनिंग करके आपने 9 ऑब्स्टिकल होते हैं, उनको आपने क्लियर करना होता है, जिसमें आपका जंप लगाना होता है, आप फट्टों में से ऊपर से गुजर के जाते हैं, आपने रस्से को पकड़ के ऊपर जाना होता है, आपने मंकी जंप लगाना होता है। तो ये इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होते हैं जो कि 9 में से आप मैक्सिमम 7 अगर क्लियर कर लें तो ये अच्छे कंसीडर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके तीसरे दिन हो रही होती हैं, जिसे ग्रुप टेस्टिंग कहा जाता है। इसकी कुछ मैंने पिक्चर्स भी लगाई हैं। ये सारी टीम खड़ी है, आप इनको ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर उनको गाइड कर रहा है। इस तरह ये आईएसएसबी जो ऑब्स्टिकल्स हैं, मैंने जिसकी बात के 9 ऑब्स्टिकल होते हैं, इस तरीके से चक्कर में लगे होते हैं, 2 मिनट के अंदर आपने क्लियर करने होते हैं। ये सामने वाला मंकी जंप है, ये रस्से के ऊपर लटक के आगे जा रहा है, ठीक है। तो ये फट्टे पड़े हैं, इनके ऊपर से भागता हुआ जाएगा, यूं इस तरह गुजरता हुआ 2 मिनट के अंदर ये कंप्लीट करने होते हैं। ये भी एक रस्से में से जो है वो क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ता हुआ जा रहा है कैंडिडेट। तो यहाँ पे एक हाँ, जो ग्रुप टास्क के अंदर टायर वगैरह लगे होते हैं, उसमें से गुजर के जाना होता है। डिफरेंट ड्रम्स लगे होते हैं, कुछ जगह आपके लिए बाउंड होती हैं, कुछ इनबाउंड होती हैं, कुछ जगहों पे आप जा सकते हैं, कुछ जगहों पे नहीं जा सकते। वहां का ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर आपको गाइड कर रहा होता है। ये हाफ ग्रुप रेस है। हाफ ग्रुप टास्क के अंदर आपको 2 3 4 लोग हो सकते हैं। कमांड टास्क के अंदर एक आपका कमांडर होता है, बाकियों को वो कमांड करता फिर रहा होता है। ये भी एक कमांड टास्क की एक एग्जांपल है। कमांडर जो है वो गाइड करता है, बाकी टीम्स को लेके दूसरे हिस्से की तरफ आपने बढ़ते हुए अपना जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुंचना होता है। यहाँ पे जो रेड कुछ एरियाज ऐसे होते हैं वहाँ पे आप जो है वो खड़े नहीं हो सकते। जहाँ यानी जो रेड एरियाज होते हैं वहाँ पे अगर आप खड़े होंगे या पाँव लगाएंगे, जब आपका कोई भी बॉडी टच होगी तो फाउल होगा। ये भी एक एग्जांपल है, कोई टास्क करते हुए कैंडिडेट्स नज़र आ रहे हैं, ज़मीन पे पाँव नहीं रख सकते, फट्टों और रस्सों के ज़रिए जो है क्रॉस होते हुए अपने मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी एक एग्जांपल दिए, यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये एक प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क नज़र आ रहा है। इस पे कैंडिडेट जो है वो फट्टों, रस्सों और ड्रमों के ज़रिए अपने आप को अबूर करते हुए सारे क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, निकलने की। ये भी एक हाफ ग्रुप टास्क है, जिसमें उन्होंने यहाँ से स्टार्ट हुआ है और उन्होंने यहाँ एंड तक जो है वो पहुंचना है। उनके पास ज़मीन पे पाँव नहीं रख सकते, उनके पास रस्से हैं, ड्रम हैं या फट्टे हैं, उनके ज़रिए क्रॉस करते हुए वो आगे जा रहे हैं। तो ये आपका जो है वो ग्रुप टास्क होते हैं, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होते हैं, हाफ ग्रुप टास्क होते हैं या इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल होते हैं। उसी दिन आपका जो ऑफिसर है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, वो आपका एक शॉर्ट इंटरव्यू भी साइट पे जाके ले सकता है, आपसे पूछता है डिटेल्स वगैरह, तो वो भी इसी के अंदर शामिल होता है। नेक्स्ट डे होता है डे 4 इंटरव्यू। इंटरव्यू बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पर्सनल इंटरव्यू लिए जाते हैं, सीनियर ऑफिसर लेते हैं। उस इंटरव्यूज़ के अंदर पर्सनल बैकग्राउंड, आपकी एजुकेशन के बारे में, आपकी हॉबीज़ के बारे में पूछा जाता है, जनरल नॉलेज के बारे में पूछा जाता है, आपके कॉन्फिडेंस को चेक किया जाता है, आपकी थॉट्स को, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है ग्रुप फर्स्ट उस आपके इंटरव्यूज़ के अंदर जो है वो देखा जा रहा होता है। अब डे 4 में जो इंटरव्यू होते हैं, सबसे पहला इंटरव्यू होता है साइकेट्रिस्ट का या साइकोलॉजिस्ट आपका इंटरव्यू लेता है। ये वो साइकोलॉजी या साइकेट्रिस्ट होता है जिस दिन आपका पहले दिन जो उसने आपने एक स्टोरी राइटिंग, आपका पर्सनैलिटी टेस्ट और वो सारी चीज़ें हुई थी, जो लिख के आपने की थी, स्टोरी बनाई थी, वर्ड्स जुमले कंप्लीट किए थे, तो ये वही यही वाला साइकेट्रिस्ट वो वाले टेस्ट को चेक करता है। वो बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी को पहले ही जज किया बैठा होता है, तो उसके अंदर वो आपके माइंड को चेक करने की कोशिश करता है कि ये बंदा किस तरीके से है, इसकी सोच किस तरीके से है, ये सोचता किस तरीके से, इसका माइंड किस तरह चलता है। तो वो आपकी पर्सनैलिटी को टोटली वो चेक करता है। आपसे पर्सनल सवाल भी कर सकता है, आपसे एजुकेशन का तो इतना खास नहीं करेगा, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में करेगा, आपके घर वालों के बारे में करेगा, आपके दिमाग को चेक करने की कोशिश करेगा, आपकी कम्युनिकेशन देखेगा। तो डे 4 में एक इंटरव्यू साइकेट्रिस्ट का होता है, एक जीटी का होता है, डिप्टी का होता है। जो डिप्टी का इंटरव्यू होता है, डिप्टी का इंटरव्यू आपका नॉलेज बेस होता है। वो आपसे इस्लामियात का क्वेश्चन पूछ सकता है, आपके पाक स्टडी का पूछ सकता है, आपसे आपसे जनरल नॉलेज का सवाल पूछ सकता है। तो वो आपके नॉलेज को चेक करता है।
साइकेट्रिस्ट आपके दिमाग को चेक करता है, और जो है डिप्टी आपके नॉलेज को चेक कर रहा होता है। तो ये 2 इंटरव्यू होते हैं। तो ये डे 4 में आपके इंटरव्यूज हो रहे होते हैं 1 बाय 1। ये एक मैंने मिसाल दी है, डिप्टी प्रेसिडेंट, डिप्टी आपका इंटरव्यू ले रहा होता है, वो अकेला ही बैठा होता है, आपका इंटरव्यू लेता है। उसके बाद जो ये लास्ट जो स्टेज आती है वो आती है फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन। ये चीज़ समझ लें, अगर आपने आपका ISSB का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, 4 दिन आपने लगाए, लास्ट डे आप के कुछ लोगों के जो है वो दोबारा भी री इंटरव्यू होते हैं या री टास्क होते हैं कि चेक करने के लिए दोबारा। तो उसके बाद आपको सेंटर से घर वापस भेज दिया जाता है। कुछ दिनों के अंदर आपको, अगर आप रेकमेंड हुए हुए होते हैं तो आपको लेटर आता है, अगर नहीं रेकमेंड होते फिर भी आपको नॉट रेकमेंड का लेटर आता है, साथ आपके डॉक्यूमेंट्स भी आते हैं। अगर आप रेकमेंड हो जाते हैं तो आपको उसी के साथ ही बताया जाता है कि आपका फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन कब होना है। ये फाइनल मेडिकल बोर्ड होता है, आपका फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन CMH यानी कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल्स के अंदर होता है। जो ISSB के लिए सिलेक्ट होते हैं उनका फाइनल जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन होती है। उसमें आपकी तमाम चीज़ों को चेक किया जाता है, आपको कोई बीमारी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपके डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करवाए जाते हैं, आपको फिजिकली चेक किया जाता है, मेंटली चेक किया जाता है, हर लिहाज से आपको प्रॉपर चेक किया जा रहा होता है। अगर फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका क्लियर आ जाता है तो उसके बाद मेरिट लिस्ट और फाइनल सिलेक्शन का प्रोसेस आता है। उसके अंदर क्या होता है, कैंडिडेट्स जो मेरिट जो क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, ISSB परफॉर्मेंस, इनिशियल टेस्ट और मेडिकल फिटनेस में क्लियर होते हैं, उनको मेरिट लिस्ट में उनका नाम आता है। उसके बाद रिस्पेक्टिव जो सर्विसेज होती हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के थ्रू कम्युनिकेट कर दिया जाता है, फाइनल सिलेक्शंस का बता दिया जाता है। तो आप फाइनल जो है वो सिलेक्ट होते हैं, जो मेडिकल क्लियर कर जाते हैं, फाइनल सिलेक्शन उनकी हो जाती है, और उनको अपने जिस आर्म फोर्सेस के अंदर उसने अप्लाई किया है उसके थ्रू उनको सिलेक्शन या फाइनल क्लियरेंस का जो है वो लेटर मिल जाता है कि आप फाइनली टोटल रेकमेंड हैं और आपने फर्दर क्या करना है। तो यहाँ पे एक लास्ट स्टेज जो है ये होती है। उसके बाद उम्मीद है हमारी ये वीडियो में जो चीज़ें बताई आपको फुल समझ लगी होगी। नेक्स्ट इसका है प्रिपरेशन टिप्स। मैं आपको थोड़ी सी बताऊंगा कि अपनी फिजिकल फिटनेस को रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपनी फिजिकल फिटनेस को ठीक रखें। इसके अलावा वर्बल एंड नॉन वर्बल जो इंटेलिजेंस टेस्ट क्वेश्चन है उनकी आप प्रैक्टिस करते रहें। अपनी कम्युनिकेशन और टीम वर्क स्किल्स को बेहतर करें, आपके अंदर टीम लीडिंग स्किल्स होनी चाहिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, और इंटरव्यूज़ और ग्रुप टास्क के बारे में आप जो है वीडियोज़ वगैरह देखते रहें ताकि आपको पता लगे इंटरव्यूज़ किस तरह देना है। इंटरव्यूज़ की वीडियोज़ देखते रहें ताकि आपको इसके ऊपर जो है वो ग्रिप हासिल अच्छे तरीके से हो सके। उम्मीद है आज की हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हमने इस वीडियो के अंदर आपको पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर बताया है। हमारी इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर तरह की वीडियो फ़ौरन टाइम पे मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसकी पूरी डिटेल्स के साथ आपके सामने आएंगे। तो हमारी नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।